हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब्स और टेक्नोसिस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में बीसीए फाइनल की क्लास में हम सेक्शन ए को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं पीएचपी का सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हमें कुल 10 प्रश्न मिले थे। वो सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रश्न अच्छे से तैयार किए भी होंगे। और सेक्शन बी में भी कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटर आर अ सिंबल हु टेल द कंपाइलर विच एक्शन परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। मीन्स ऑपरेटर एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं जो कंपाइलर को बताता है कि हमें हमारे वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो वेरिएबल ले लूँ लाइक a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5 और अगर मैं सिर्फ a और b लिख देता हूँ तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि इन a और b के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक को लगाने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वे सभी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुल 8 तरह के ऑपरेटर मिलते हैं जो आप अपनी पिछली क्लासेस बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या C++ के अंदर, जावा के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। वही ऑपरेटर यहाँ पर आपको पीएचपी में डिफाइन करने हैं, जिसमें से फेमस ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह से आपको ऑपरेटर्स के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एज पर थ्योरी आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपरेटर आर अ सिंबल हु टेल द कंपाइलर विच एक्शन परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। मीन्स अगर हमें 10 और 5 को एडिशन करना है तो हमें इसका आंसर पता है कि 15 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 और 5 के बीच में जो प्लस नाम का ऑपरेटर है वो इस लॉजिक को सिंपली एक्सप्लेन करेगा। ऑपरेटर का प्रयोग डेटा को डेवलप करने के लिए किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर को मैथमेटिक्स से लिया गया है। ऑपरेटर एक प्रकार के सिंबल्स की चेन है जो वैल्यू के साथ में यूज की जाती है और वेरिएबल और वैल्यू पर संचालन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर में बात करें तो पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलर डिवीजन का यूज अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मिलता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जिसे आप रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हो। देन आपको मिलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जस्ट लाइक इक्वल टू। देन आपको मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसे आप एंड और नॉट के रूप में जानते हो। देन आपको मिलता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज करते हैं। इस तरह से हम बेसिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। एक हमारा और ऑपरेटर है जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका यूज वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए या 1 से घटाने के लिए किया जाता है। 1 फॉर डिक्रीज या 1 फॉर इंक्रीज किया जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है लूप इन पीएचपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूप का मतलब किसी एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लूप का यूज करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग में लूप 4 प्रकार के हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और एक जो नया लूप पीएचपी के अंदर हमें मिलता है उसका नाम है फॉर ईच लूप। बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो होता है डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाइल को एंट्री कंट्रोलर लूप कहा जाता है और डू वाइल को एग्जिट कंट्रोलर लूप कहा जाता है। वाइल में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आउटपुट आएगा, वेयर एज डू वाइल कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट एक वैल्यू प्रिंट करता ही है। लेकिन जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे पेपर में मिलेगा या तो हमें मिलेगा वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, या तो नया क्वेश्चन एज पर पीएचपी हमें दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा फॉर को और फॉर ईच को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर सिंपली हम बात करें कि फॉर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो एक ही नंबर के कोड को उस नंबर तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स या कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। फॉर लूप को सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी कहा जाता है और फॉर लूप को हम प्री डिफाइंड लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉर का लूप जब भी हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब लूप को कहां से चलाना है, कंडीशन कहां तक चलाना है और इंक्रीमेंट क्या करना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए हम बेसिकली फॉर लूप का यूज करते हैं।
लेकिन जो PHP में हमें नया लूप मिलता है उसका नाम है फॉर ईच लूप। बेसिकली फॉर ईच एक बहुत ही स्पेशल टाइप का लूप है जिसका यूज बेसिकली एरे के साथ किया जाता है और किसी भी एरे की कंप्लीट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम हमारे फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर एरे के एलिमेंट को दिए हुए वैल्यू पर असाइन किया जाता है और जब तक वैल्यू को एरे का आखिरी एलिमेंट नहीं मिलता तब तक एरे का पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। अगर आप इसका एग्जांपल नोट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर का एग्जांपल बहुत ही सिंपली समझाया गया है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया $i। जैसा कि आप जानते हैं कि PHP में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं। पहली वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलाना है, लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू होगा तो 5 तक चलेगा, अदरवाइज 4 तक, और प्लस प्लस का मतलब 1 by 1 वैल्यू को इंक्रीज करना। और हमने वैल्यू को प्रिंट किया तो हमारा लूप 1 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा। आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है। सेकेंडली जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है ये एग्जांपल है आपका फॉर ईच के लूप का, जहां पर आपने वैल्यू दे दी एरे के अंदर और एरे नाम का एक मेथड यूज कर लिया जिसमें वैल्यू डाल दी हमने 10, 20 और 30 और हमने कह दिया फॉर ईच कि इस एरे को कहां तक चला जब तक उसकी कंप्लीट वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाए। आप देख पा रहे हैं हमने सिर्फ एरे एज $i किया है और हमारी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, तो कंप्लीट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे सिंपली फॉर ईच लूप का। तो एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका एक बार प्रैक्टिकल भी कर लें, नहीं तो एक बार इसको अच्छे से समझ लें। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है और स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर को मैनेज करते हैं। और PHP में स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन दिए गए हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन, रिवर्स करने के लिए रिवर्स फंक्शन, रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस फंक्शन, स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट फंक्शन। तो ऐसे बहुत से इनबिल्ट फंक्शन हमें PHP में मिलते हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। मीन्स स्ट्रिंग एक तरह से कैरेक्टर का कलेक्शन होता है और स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसे PHP सपोर्ट करता है। इस स्ट्रिंग वेरिएबल में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं और स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। जब भी हम स्ट्रिंग को मैनेज करते हैं तो उसके बाद में हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे strlen मीन्स किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका नाम है strlen। इस फंक्शन के जरिए हम स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करवा सकते हैं। PHP में इस मेथड को strlen मेथड द्वारा लिखा जाता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे इस हेलो वर्ड की कुल क्या लेंथ है, तो 5 और 1 इज स्पेस, तो हमारा आउटपुट आ गया 11। इसी तरीके से सेकंड हमें मिल जाता है str वर्ड काउंट, कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर वर्ड्स लिखे हैं तो वर्ड कितने लिखे हैं, तो इस फंक्शन के जरिए आप स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स है वो काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है str वर्ड काउंट हेलो वर्ड, तो यहाँ पर 2 ही वर्ड है, तो आंसर आ गया 2। थर्ड हमें मिलता है strrev, rev मतलब रिवर्स, कि अगर आप किसी वर्ड को रिवर्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप यूज करते हो strrev, कि इसके जरिए आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है हेलो वर्ड, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। नेक्स्ट आपको मिलता है strpos पोजीशन, कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की पोजीशन को देखना चाहते हैं कि मैंने जो कैरेक्टर फाइंड किया है वो कौन से नंबर पोजीशन पर है, तो उसके लिए हमें मिलता है strpos। इस फंक्शन के जरिए आप स्ट्रिंग में टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं और जैसे ही टेक्स्ट की पोजीशन फाउंड होगी यह कैरेक्टर की पोजीशन को सेंड कर देगा। जैसे आपने लिखा है हेलो वर्ड में सर्चिंग डी कहां पर है तो बता देगा लास्ट पोजीशन। देन आपको मिलता है str रिप्लेस, अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है तो जहां पर भी श्याम हो वहां पर क्या हो जाए, रोहन हो जाए, तो आउटपुट आ गया माय नेम इज रोहन, तो इसको बोलते हैं सिंपली str रिप्लेस। इसी तरीके से एक और हमें मिलता है strcmp। strcmp का मतलब होता है कंपेयर करना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करने के लिए हम str कंपेयर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है एनी प्रोग्राम इन PHP। यहाँ पर PHP के पेपर में आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। जो फेमस प्रोग्राम है मैक्स बिटवीन 2, इवन और या फैक्टोरियल, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों प्रोग्राम राइट डाउन कर दिए हैं। जैसा आप जानते हो मैक्स बिटवीन 2, तो आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए, इफ का लॉजिक लगाया कि इफ a इज ग्रेटर देन टू b, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a इज बिग प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो b इज मैक्स प्रिंट हो जाएगा।
इसी तरह आप जानते हैं फैक्टोरियल नंबर कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल रिवर्स कैलकुलेशन, जैसे मैंने दिया 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो फैक्टोरियल, ये पेपर में आने का चांस ज़्यादा रहेगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होता है। तो आपने दे दिया n की वैल्यू 4, फैक्ट की वैल्यू 1, और सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। n से चलाना है 1 तक और i माइनस माइनस, तो पहले होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो लास्ट कैलकुलेशन रहेगी वो आपको यहाँ प्रिंट कर देनी है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देन आपको क्वेश्चन इवन ऑड का भी मिल सकता है। इवन का मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, और ऑड का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। तो यहाँ पर आप लेते हैं, सपोज आपने एक नंबर ले लिया और नंबर इज रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर, कि अगर किसी संख्या को 2 से रिमाइंडर किया जाए तो अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो इवन है, नहीं तो ऑड। जैसा कि मैंने 12 दिया तो 12 इवन है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 13 दे दूं तो वो होगा मेरा ऑड नंबर। तो ये 3 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें, नोट भी कर सकते हैं आप इसको आराम से। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है रीडायरेक्टिंग यूजर। मीन्स जब आप किसी एक पेज पर विजिट करते हैं और किसी दूसरे पेज पर जब आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्टिंग। सिंपली अगर आप कोई लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे हैं और जब हम उस लॉगिन फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल डाल के सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद में वो लॉगिन फॉर्म हमें किसी दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर या हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट करने के लिए बेसिकली हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। मीन्स रीडायरेक्शन फ्रॉम वन पेज टू अनदर इन PHP इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग द हेडर फंक्शन इन PHP. The header function is an inbuilt function in PHP which is used to send the raw HTTP header to the client. मीन्स अब ये कह सकते हैं कि जब कोई यूजर किसी वेब पेज को विजिट करता है तो विजिट करने के बाद दूसरे वेबसाइट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए हम PHP हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई यूजर लॉगिन करता है तो लॉगिन होने के बाद अलग पेज ओपन हो जाता है, तो वो हम हेडर फंक्शन की मदद से ही कर सकते हैं। हेडर फंक्शन का जो मेथड है वो सिंपली मेथड आपको यहाँ दिया गया है कि हेडर स्ट्रिंग रिप्लेस और HTTP रिस्पॉन्स कोड, कि अगर आपको किसी पेज पे जाना है तो उसका एड्रेस क्या होगा। जनरली हम ये मेथड यूज कर सकते हैं हेडर लोकेशन पेज नेम डॉट PHP। जहां पर भी आपको पेज रीडायरेक्ट करना है उसका एड्रेस आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। जो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है हमारा, अपलोड एंड डाउनलोड फाइल इन PHP, कि अगर आप PHP के अंदर कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप कोई इमेज को, कोई टेक्स्ट को, कोई फाइल को अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या मेथड यूज करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट नोट का क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि PHP का उपयोग करके आप किसी एक या एक से अधिक फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और जब आप PHP के द्वारा फाइल को अपलोड करते हैं तो उस फाइल पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। जब अपन ये बेसिकली फॉर्म के थ्रू काम करेंगे, PHP के साथ सर्वर पर फाइल अपलोड करना आसान है। सबसे पहले यह निश्चित कर लें कि PHP फाइल अपलोड करने की अनुमति को हमने कॉन्फ़िगर किया या नहीं। जनरली ये काम हम php.ini फाइल में करते हैं, जिसके लिए हम सिंपली मेथड यूज करते हैं फॉर्म एक्शन। जहां पर भी हम पेज को सेंड करना चाहते हैं index.php मेथड, सिंपली PHP के अंदर 2 मेथड है, गेट और पोस्ट। हम डिस्कस कर चुके हैं गेट और पोस्ट के बारे में, और सिंपली हमने यहाँ पर एक इनपुट टाइप फाइल ले ली और सबमिट बटन ले लिया, और जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड फाइल हमारे सर्वर पर या हमारे डेटाबेस के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन और सिंटेक्स आप याद कर सकते हैं, अपलोड अ फाइल और उसका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी ईयर के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, सेशन और कुकीज़ क्या होता है। सेशन का यूज़ किसी भी पेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बता भी रहा है कि जब वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो PHP सेशन का यूज़ करते हैं। सेशन पर स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को PHP के किसी भी पेज पर एक्सेस किया जा सकता है। अगर एक ही वक्त पर मल्टीपल यूज़र ब्राउज़र पर लॉगिन करते हैं तब हर ब्राउज़र पर यूनिक ID क्रिएट हो जाती है, और जब ब्राउज़र क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेशन की वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। सेशन की वैल्यू टेम्परेरी भी होती है, लेकिन अगर इसे परमानेंट स्टोर करना है तो हम MySQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी वेबसाइट के लॉगिन सिस्टम पर लॉगिन करते हैं तब सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब लॉग आउट करते हैं तब सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम session_start मेथड का यूज़ करते हैं, और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए unset फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली हम सेशन का यूज़
ई कॉमर्स, बैंकिंग, एसएमएस पोर्टल वगैरह में यूज़ करते हैं कि जब तक हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तब तक हमारा सेशन एक्टिव रहेगा और जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं वो सेशन हमारे पेज से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा कुकीज़, और कुकीज़ का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वेब ब्राउज़र। किसी भी ब्राउज़र पर यूज़ किए गए स्टेटमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुकीज़। मीन्स कुकीज़ ये एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है और इसकी साइज सामान्यतः 4 KB तक होती है। कुकीज़ का ब्राउज़र में यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना, फॉर एग्जांपल यूज़र क्या सर्च कर रहा है, यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र कितने देर तक वेबसाइट देख रहा है, यूज़र ने वेबसाइट कितनी बार विजिट की है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब यूज़र को सेट किए हुए कुकीज़ वेबसाइट पर जाता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो या यूज़र इन वेबसाइट को विजिट करता है या कुछ सर्च करता है, तब वो वेबसाइट यूज़र के ब्राउज़र पर जितनी भी सेट कुकीज़ है उनको ब्राउज़र पर स्टोर कर देता है। जब कुकीज स्टोर हो जाती है तब उस वेबसाइट पर यूजर क्या क्या एक्टिविटी करता है ये वेबसाइट द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर देता है। तब उस वेबसाइट पर रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन यूजर को वेबसाइट के जरिए बता देता है। जनरली हम कुछ फेसबुक वगैरह या हम गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं तो हम जो चीज़ें बार बार सर्च करते हैं उसकी एक कुकीज़ बन जाती है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिर हमें हमारे पेज के ऊपर या गूगल सजेशन में या फेसबुक सजेशन में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल जब यूजर ने किसी भी वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन देखी तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर हो तो यूजर के ब्राउजर पर दिखाई देगी। ये सब कुकीज़ की वजह से ही होता है और कुकीज़ को मैनेज करने के लिए हम सेट कुकीज़ फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन क्या होता है और कुकीज़ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है वो सिंपली हमारा एक फंक्शन है जिसे हम स्प्लिट मेथड या रिप्लेस मेथड के नाम से जानते हैं। जनरली इन मेथड का यूज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में करते हैं, जैसे कि हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं जिसका यूज फॉर्म हैंडलिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो मेथड मिलते हैं, स्प्लिट मेथड और रिप्लेस मेथड। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन या सेपरेटर के जरिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करके मैच हुए कंटेंट को रिटर्न किया जाएगा तो स्प्लिट मेथड होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है आई लव PHP और अगर मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं यूज करता हूँ स्प्लिट मेथड। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो आई लव PHP है ये एरे के इंडेक्स फॉर्मेट 0, 1, 2 में स्टोर हो गया, स्प्लिट हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए स्ट्रिंग को सर्च करके मैच हुए कंटेंट को बताने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखा आई लव PHP, मैं अगर यहाँ पर वेबसोल को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ रिप्लेस मेथड, PHP की जगह क्या आ जाना चाहिए, वेबसोल, किसमें, मेरे वेरिएबल में, और मेरा जब आउटपुट प्रिंट होगा तब आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रिंट हो गया आई लव वेबसोल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जनरली रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, मैच, स्प्लिट और रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 9, माई एसक्यूएल डेटा टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माई एसक्यूएल जिसे आप माई सीक्वल के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी आप कोई DDL कमांड का यूज करते हैं तो उसको जब क्रिएट करेंगे, जब आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तब आप किन किन डेटा टाइप का यूज करेंगे। बेसिक डेटा टाइप हम प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो इसी तरीके से PHP के डेटाबेस में भी हमें कुछ डेटा टाइप मिलते हैं, जैसे इंटीजर, नंबर, कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर, टिनी कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, डेट, टाइम, करेंसी। इस तरह के बहुत सारे एसक्यूएल से रिलेटेड डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे इंटीजर, वेर कैरेक्टर, टेक्स्ट, डेट, ये हमारे कुछ फेमस डेटा टाइप है जो हम टेबल क्रिएट करते समय यूज करते हैं। जब इन डेटा टाइप को हम यूज करेंगे तो इनके साथ हम कुछ कंस्ट्रेंट भी यूज करते हैं, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हम कोई प्राइमरी की बना रहे हैं, इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहे हैं तो हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। नॉट नल, अनसाइंड, डिफॉल्ट या प्राइमरी की। बेसिक कंसेप्ट में आप प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी की का मतलब यूनिक वैल्यू के लिए हम हमेशा प्राइमरी की को यूज करते हैं। ये जो सिंपल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल यूजिंग अ माई एसक्यूएल। पहला क्वेश्चन तो बनता है हमारा कि हम एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जहां पर हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम और जो भी हमारी वैल्यू है। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल में माई एसक्यूएल को यूज करते हुए कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाएगा। जैसा कि हम ए सेक्शन के अंदर सीख चुके हैं कि अगर हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें 4 एलिमेंट चाहिए, सर्वर का नाम,
यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम जो यहाँ पर रिलेटेड दिया गया भी है। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाए तो कनेक्शन सक्सेसफुली मैसेज आ जाए, अदरवाइज एरर आ जाए। और अगर हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो हम क्वेरी फायर करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम, जो भी हमारा परसेंटेज और ग्रेड, और हमने वैल्यू दे दी। स्टूडेंट का नाम राकेश, परसेंटेज 86.45, ग्रेड और ए। और हमने इस क्वेरी को जैसे फायर किया तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमारी टेबल में जाकर स्टोर हो जाती है। तो आपको ये सिंपल सा एक कोड तैयार कर लेना है कि टेबल के अंदर किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली हम जब भी माई एसक्यूएल में क्वेरी फायर करते हैं तो हम कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्वेरी मेथड का यूज करते हैं और उसके बाद में क्लोज मेथड का भी यूज करते हैं। आपको यहाँ क्लोज मेथड भी सिंपली दिखाई दे रहा है। जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपको सिंपल आउटपुट आ जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिकल के हिसाब से जो पेपर के अंदर लगभग आया है, इसको हम इस तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। तो इस सेक्शन बी में आपने कुल 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया। आप जानते हैं कि जैसा कि सभी प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से तैयार करें, नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी, आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हमारे इस PHP सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।